हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एसपीटी का बिहार स्पेशल का। आगे देखते हैं। बहुत जल्द ये भी ख़त्म ही होने वाला है, तो बिहार के नवीनतम आंकड़े देख लेते हैं। पासपोर्ट जारी करने में अव्वल हैं शीर्ष 3 जिले। तो बिहार के शीर्ष 3 जिले हैं जो पासपोर्ट जारी करने में अव्वल हैं। तो इनमें से कौन से हैं? तो प्रथम पे है सिवान, द्वितीय पे पटना और तृतीय पे गोपालगंज। तो हम लोग को सिर्फ पहला वाला ही याद रखना है, इतना डिटेल में कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो पासपोर्ट जारी करने में प्रथम स्थान पे रहे हैं सिवान। और सेकंड है कि जल स्रोतों के संरक्षण मामले में शीर्ष 3 जिलों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो बक्सर। तो जल स्रोत का संरक्षण में अव्वल रहा है बक्सर, और पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है सिवान। आगे है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसका है? तो पटना का है। सबसे ज्यादा आय किसका है? तो पटना का है। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है वो किसका है? तो शिवहर का है। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक पटना का और सबसे कम शिवहर का। और जो पासपोर्ट जारी करने में अव्वल है वो सिवान है, और जल स्रोत का संरक्षण में बक्सर है। आगे देखते हैं कि सबसे अधिक गरीब में प्रथम स्थान पे कौन है? तो किशनगंज है। सबसे अधिक गरीब जिले हैं उनमें से किशनगंज क्या है? सबसे ज्यादा गरीब है। सबसे कम गरीब जिले में कौन है? तो पटना है, क्योंकि पटना सबसे ज्यादा यहाँ पे इनकम है, तो इसलिए ये सबसे कम गरीब है। सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ है? तो सबसे अधिक बागवानी भूमि है शिवहर में। सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ है? शिवहर में। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिम चंपारण में वर्षा होती है, और सेकेंड नंबर पे किशनगंज है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पहले था, परंतु अभी क्या है कि पश्चिम चंपारण में होती है, सेकेंड नंबर पे किशनगंज है। आगे के सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है अरवल में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अरवल में, और अरवल बिहार का नवीनतम जिला है। एनएच नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले में सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? तो पटना में है। नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? तो पटना में है। और नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई कहाँ है? तो वो है शिवहर में। सबसे ज्यादा लंबाई पटना में और सबसे कम लंबाई शिवहर में। सबसे अधिक शहरीकरण कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर मुंगेर है, क्योंकि पटना सबको पता है, तो सेकेंड नंबर पर मुंगेर और थर्ड पर नालंदा। तो सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है पटना में, उसके बाद मुंगेर में। आगे देखते हैं हम कि सबसे कम शहरीकरण कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है मधुबनी में। अर्थात मधुबनी में देहाती एरिया बहुत ज्यादा है, वहां भी सबसे कम शहरीकरण या नगरीकृत हुआ है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक बिजली की खपत कहाँ पे होती है? तो पटना में होती है। और सबसे कम बिजली की खपत कहाँ होती है? तो शिवहर में, क्योंकि वहाँ की आबादी ही सबसे कम है, तो खपत भी सबसे कम होगी। चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले में कौन सा है? तो प्रथम पे है रोहतास, और दूसरे पे है औरंगाबाद। चावल उत्पादन में शीर्ष पे है रोहतास, और दूसरे पे है औरंगाबाद। और वहीं गेहूं के उत्पादन में भी शीर्ष पे है रोहतास, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन हो गया है? गेहूं में कैमूर। आगे है मक्का के उत्पादन। तो मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले दिए गए हैं। तो मक्का का उत्पादन देखना है कि प्रथम स्थान पे कौन है? तो कटिहार। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे है कटिहार, और सेकंड पे है पूर्णिया। तो मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कटिहार में होती है। आगे है दलहन। तो दलहन में सबसे आगे है पटना, और सेकंड पे है औरंगाबाद। गन्ना का उत्पादन देखते हैं। तो गन्ना उत्पादन में प्रथम पे है पश्चिम चंपारण, और सेकंड पे है पूर्वी चंपारण। गन्ना में केला का सबसे अधिक उत्पादन मधुबनी में होता है। तो जो वैशाली का, ऐसा मुजफ्फरपुर का केला जो होता है चीनी केला, तो उससे वो नहीं कर देना है कि वैशाली होगा। केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? तो मधुबनी में होती है। और सबसे कम नगरीकृत भी कहाँ है? तो मधुबनी है। आगे देखते हैं अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अमरूद होता है सबसे ज्यादा बिहार में, कहाँ? नालंदा में। और आम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आम होता है दरभंगा में। आलू सबसे ज्यादा होता है पटना में। तो इसको फिर से देखते हैं और इसको रिवीजन कर लेते हैं, ताकि यहीं पे याद हो जाए सब। पासपोर्ट जारी करने वाला अव्वल शेष 3 जिलों में प्रथम स्थान पे कौन है? तो सिवान है। पासपोर्ट में प्रथम स्थान पे सिवान है। जल स्रोत का जो संरक्षण है तो उसमें कौन सा है? प्रथम पे बक्सर। जल स्रोत के संरक्षण में बक्सर प्रथम पे है। प्रति व्यक्ति आय में पटना प्रथम पे है, और प्रति व्यक्ति सबसे कम आय में कौन है? तो शिवहर है। सबसे अधिक गरीब कहाँ है? तो सबसे अधिक गरीब है कहाँ पे? किशनगंज में। और सबसे कम गरीब कहाँ पे है? तो वो है पटना में। सबसे अधिक बागवानी कहाँ हुई है? तो सबसे अधिक बागवानी हुई है शिवहर में।
और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो अरवल है। और नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो ये है पटना में। आगे है कि नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई कहाँ है? तो ये है शिवहर में। और वहाँ का एरिया भी सबसे कम है, तो वहाँ पर नेशनल हाईवे की लंबाई भी सबसे कम है। और सबसे अधिक शहरीकृत नगरीकृत में प्रथम स्थान पे कौन जिला है? तो पटना। और सेकंड पे कौन है? मुंगेर। आगे देखते हैं कि सबसे कम शहरीकृत या नगरीकृत वाले जिले में कौन है? तो सबसे कम शहरीकरण कहाँ हुआ है? मधुबनी में हुआ है। और अगला है कि सर्वाधिक बिजली की खपत कौन जिला करता है? तो ये करता है पटना। नेक्स्ट है कि सबसे कम बिजली की खपत कौन करेगा? तो शिवहर करेगा। और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रोहतास है। और गेहूं में भी प्रथम पे कौन है? रोहतास है। परंतु चावल में सेकंड स्थान पर औरंगाबाद है। और गेहूं में सेकंड स्थान पे कैमूर है। आगे देखते हैं कि मक्का का उत्पादन। तो मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले, तो उसमें से प्रथम पे कौन है मक्का में? तो कटिहार है। कटिहार में मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और सेकंड पे पूर्णिया। दलहन सबसे ज्यादा पटना में होता है। और पटना के बाद औरंगाबाद में होता है। नेक्स्ट है गन्ना। तो गन्ना कहाँ होगा? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद पूर्वी चंपारण। आगे देखते हैं केला का उत्पादन। तो केला का उत्पादन सर्वाधिक होता है मधुबनी में। और अमरूद होता है सबसे ज्यादा कहाँ? नालंदा में। और आम होता है दरभंगा। और आलू होता है कहाँ पे? तो पटना में। आलू, दलहन और आलू दोनों पटना में सबसे ज्यादा होता है। आगे है कि बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते MOU। तो बिहार सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण समझौते हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है MOU, तो उसके बारे में देखते हैं। तो राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ टाई अप किया है? तो सिडबी के साथ किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया गया है। तो फ्रांसीसी संस्थान एवं IIT पटना। तो जो शैक्षणिक सहयोग है इसके लिए समझौता हुआ है फ्रांसीसी संस्थान है कोई फ्रांस का और IIT जो पटना है उसके बीच में। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तो जो पूर्वी चंपारण में सबसे ऊंची विश्व की रामायण मंदिर बनेगी, तो वो किसके किसके बीच हुआ है इसमें समझौता? तो महावीर मंदिर और पटना एवं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच हुआ है। आगे देखते हैं कि बिहार के जो राजमार्ग हैं उसके उन्नयन हेतु एशियाई विकास बैंक एवं भारत सरकार के बीच टाई अप हुआ है। तो बिहार के जो NH के निर्माण के लिए ADB और भारत सरकार के बीच टाई अप हुआ है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु बिहार सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ क्या किया है? टाई अप किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता हुआ है। तो बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगेगा किसकी मदद से? तो बिहार सरकार एवं गेल इंडिया के। नेक्स्ट MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार और सिडबी के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है, MOU हुआ है। विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए बिहार सरकार और नेपाल ने क्या किया है? आदान प्रदान किया है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए। फिर से इसको देख लेते हैं जो भी इतना पॉइंट है। तो राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो स्टार्टअप का लिए जो इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए बिहार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। और शैक्षणिक सहयोग के लिए किसके साथ किया है? तो फ्रांसीसी संस्थान ने IIT पटना के साथ किया है। और जो पूर्वी चंपारण में मंदिर बन रहा है तो उसको कौन मिलकर बनाएंगे? तो महावीर मंदिर पटना में जो है और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स मिलकर बनाएंगे। अगला है कि बिहार में राजमार्ग के उन्नयन के लिए, राजमार्गों के विकास के लिए ADB के साथ भारत सरकार ने टाई अप किया है। ADB के साथ भारत सरकार ने। ऊर्जा जरूरतों के लिए बिहार सरकार ने किसके लिए किया है? तो बिजली खरीदेगा किससे? छत्तीसगढ़ से। बिहार ने ऊर्जा जरूरतों बिजली की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगाने के लिए समझौता हुआ है? तो बिहार में पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगेगा? लगाने के लिए जो समझौता हुआ है किसके किसके बीच हुआ है? तो बिहार सरकार और गेल इंडिया के बीच हुआ है। गेल और बिहार गवर्नमेंट मिल करके बायोगैस प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार गवर्नमेंट सिडबी के साथ मिला। MSME को बढ़ावा देने के लिए बिहार गवर्नमेंट सिडबी के साथ मिला है। और विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार का नेपाल के साथ। आगे देखते हैं भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार 2024, तो इसको थोड़ा देखते हैं।
बिहार में भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार को देखते हैं तो 2024 का भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया है, जिनमें है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोग को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिनको मिला है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिला में। 1924 में इनका जन्म हुआ था समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर जिला की पितौंचिया गांव में हुआ था और उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। उनका निधन हो गया है 1988 में। 17 फरवरी 1988 को लोकप्रियता के कारण उन्हें कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता था। उन्होंने अभी भी कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता था। तो कर्पूरी ठाकुर ने सोशलिस्ट पार्टी से 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीते थे। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे वो। तो 67-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और 70-71 से 77-79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आगे है कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे कर्पूरी ठाकुर, और उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया था। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिस कारण से पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण कर्पूरी ठाकुर की वजह से मिला 1977 में जब मुख्यमंत्री बने थे। और कौन सा आयोग इसका सिफारिश किया था? तो मुंगेरी लाल आयोग। आगे देखते हैं कि वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईबीसी, महिलाओं के लिए, उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। आगे है कि उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया और भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर 40वें नंबर के हैं और उनको मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें नंबर के बने और बिहार से भारत रत्न पाने वाले वो चौथे व्यक्ति हैं। तो बिहार से अब तक इनसे पहले 3 लोगों को और भारत रत्न मिल चुका है। आगे देखते हैं कि बिहार और पद्म पुरस्कार 2024। तो पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 दिया गया है। 1 पद्म विभूषण मिला है, 1 पद्म भूषण मिला है और 5 पद्मश्री है। तो टोटल बिहार के 7 लोगों को मिला है पद्म पुरस्कार, जिनमें से 1 पद्म विभूषण है, 1 पद्म भूषण और 5 जो है पद्मश्री है। कुल मिला के हो गए कितने? तो 7 पुरस्कार हो गया। आगे देखते हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो मिला है वो किनको मिला है? तो बिंदेश्वरी पाठक को मिला है। और किस लिए मिला इनको? सामाजिक कार्य के लिए। तो सामाजिक कार्य के लिए बिंदेश्वरी पाठक को क्या मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार, जो पद्म पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। बिंदेश्वरी पाठक का जन्म वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में 2 अप्रैल 1943 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो बिंदेश्वरी पाठक का जन्म हुआ है रामपुर बघेल गांव में, जो वैशाली जिला में है, 1943 में हुआ था। पूरे विश्व में सुलभ शौचालय के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने वाले टॉयलेट मैन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए बिंदेश्वरी पाठक। उनको मरणोपरांत क्या मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं कि उन्हें 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और अभी 2024 में उनको पद्म विभूषण भी मिल गया। उनको पद्म भूषण ऑलरेडी मिल चुका है बिंदेश्वरी पाठक को। आगे देखते हैं पद्म भूषण प्राप्त। तो पद्म भूषण किसको दिया गया है? तो पद्म भूषण मिला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को। और किस लिए? तो चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला है पद्म भूषण। सीपी ठाकुर अर्थात चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर का जन्म मुजफ्फरपुर जिला के दुबहा नामक गांव में 1931 को हुआ था।
3 सितंबर 1931 को हुआ था। उन्हें कालाजार के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कालाजार के क्षेत्र में कार्य के लिए उन्हें पद्म भूषण मिला है। किसको? तो सीपी ठाकुर को। डॉक्टर सीपी ठाकुर को 1982 में इंदिरा गांधी सरकार में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पद्मश्री सम्मान 2024 जो 5 लोगों को मिला है, वो 5 लोगों के नाम देख लेते हैं हम। तो इनमें है कि अशोक कुमार विश्वास, जिनको मिला है टिकुली कला के लिए। तो टिकुली कला के लिए मिला है पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास को। बिहार की 800 वर्ष पुरानी टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए रोहतास के अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रोहतास के रहने वाले हैं अशोक कुमार विश्वास, इनको मिला है पद्मश्री। आगे है सुरेंद्र किशोर। तो सुरेंद्र किशोर को मिला है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर को भी पद्मश्री मिला है। सुरेंद्र किशोर को मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता। सुरेंद्र किशोर का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो सारण जिले के भरहापुर गांव में हुआ था। 1947 को हुआ था और पिछले 5 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको सुरेंद्र किशोर को मिला है। आगे है राम कुमार मल्लिक। तो राम कुमार मल्लिक को मिला है ध्रुपद गायन कला के लिए और दरभंगा घराने के प्रतिष्ठित है। मल्लिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। राम कुमार मल्लिक इनको किस लिए मिला है? तो ध्रुपद गायन से। ये रहने वाले हैं दरभंगा के। आगे है शांति देवी पासवान। तो शांति देवी पासवान को मिला है मधुबनी पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए। शांति देवी पासवान को मधुबनी पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए मिला है। लहरियागंज मधुबनी की हैं ये रहने वाली। और शांति देवी ने G20 सम्मेलन में चंद्रयान 3 पे पेंटिंग बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। तो इन्होंने चंद्रयान 3 पे पेंटिंग बनाया था और लोगों का ध्यान आकर्षित की थी ये। तो G20 सम्मेलन में इन्होंने शांति देवी पासवान को मधुबनी पेंटिंग में गोदना शैली कला मिला है। आगे है शिवम पासवान। तो शिवम पासवान को भी मिला है मधुबनी पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए और ये भी लहरियागंज मधुबनी के शिवम पासवान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आगे है बिहार और पद्म पुरस्कार 2023। तो इसको देखते हैं। 2024 में 7 लोगों को, वहीं जबकि 2023 में 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला था, जिनमें थे श्रीमती सुभद्रा देवी, जिनको कला के क्षेत्र में मिला था, श्री आनंद कुमार शिक्षा और साहित्य में, और श्री कपिल देव प्रसाद, जिनको कला क्षेत्र में मिला था। श्रीमती सुभद्रा देवी मधुबनी की मिथिला लोक चित्र कलाकार हैं। सुभद्रा देवी को पेपर मेशी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। मधुबनी के लोक चित्रकला में इनको पेपर मेशी कला में मिला है। श्रीमती सुभद्रा देवी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। श्री आनंद कुमार को भी सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध कीर्तज्ञ हैं और श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे हैं श्री कपिल देव प्रसाद। तो श्री कपिल देव प्रसाद को नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री पर सम्मान दिया गया। तो श्री कपिल देव प्रसाद को भी, ये नालंदा के रहने वाले हैं, इनको 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है श्री कपिल देव प्रसाद को। आगे देख लेते हैं खेल एवं बिहार। तो खेल और बिहार देखते हैं। बिहार के जमुई से विधायक हैं श्री सी सिंह। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित होने वाले बिहार की पहली एथलीट बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली एथलीट बनी है श्री सी सिंह, चयनित होने वाली। आगे है कि रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में बिहार के सारण जिले के अशोक कुमार ने कांस्य पदक जीता। तो रूस के कजान में आयोजित था ब्रिक्स गेम्स 2024, उसमें बिहार के सारण जिले के अशोक कुमार ने कांस्य पदक जीत लिया है। आगे है बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो सिवान टाइटंस ने जीता है। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब सिवान टाइटंस ने जीत लिया है और सारण के रहने वाले अशोक कुमार ने ब्रिक्स में कांस्य पदक जीता है। आगे है राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार टीम चौथे स्थान पर रहा है। तो जो राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ उसमें बिहार का टीम कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये रहा है चौथे स्थान पे।
पटना के बॉबी कुमार को आगामी विश्व कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय शेपक टेकरा टीम में चुन लिया गया है। तो पटना के हैं बॉबी कुमार, इनको जो आगे का वर्ल्ड कप प्रतियोगिता होगा उसके लिए भारतीय शेपक टेकरा टीम में चुना गया है। अगला है कि नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जमुई के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता। तो नेपाल में आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कराटा और उसमें जमुई के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे देखते हैं कि इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने 3 स्वर्ण, 1 रजत व 3 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने कितना पदक जीता है? तो 3 स्वर्ण जीता, 1 रजत और 3 कांस्य। इनके साथ ही इन लोगों ने बिहार के जो भी खिलाड़ी थे उन लोगों ने 7 पदक जीता। आगे है कि रायपुर में आयोजित हुई थी 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप। तो 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रायपुर में, और बालिका वर्ग में बिहार की राधा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। तो रायपुर में आयोजित हुआ था रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप, जिसमें बिहार के राधा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। आगे है कि राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता 2023-24 में बिहार ने 3 पदक जीते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रतियोगिता हुआ है इसमें बिहार ने 3 पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है कि बिहार के बेगूसराय जिला के प्रियांश ने चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में स्वर्ण और रजत पदक दिलाया। तो जो बिहार के हैं बेगूसराय के प्रियांश, इन्होंने शंघाई चाइना में क्या जीता है? तो 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन्होंने दिलाया है तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में। आगे है कि बिहार के बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने दिल्ली टीम को हरा करके चैंपियन बन गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिहार के बेगूसराय में आयोजित हुआ था 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल। तो सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार के जो टीम थी वो दिल्ली टीम को हरा करके चैंपियन बना है। अगला है कि औरंगाबाद जिले की जो खुशी कुमारी हैं वो अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है औरंगाबाद जिले की खुशी कुमारी, और ये अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली है। आगे है कि बिहार के पूर्णिया जिले की मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो फिर से देख लेते हैं, बिहार के पूर्णिया जिले की मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के बेगूसराय जिला की पहलवान है जूही कुमारी। बेगूसराय जिला की पहलवान जूही कुमारी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत ली है जूही कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? बेगूसराय की। अगला है कि बिहार के सारण जिले के हरिंदर सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया। तो सारण जिला के हरिंदर सिंह हैं, इनको राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में लड़कियों के वर्ग में बिहार कौन सा नंबर पर रहा? तो दूसरा नंबर पे। 68 नंबर का जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है और उसमें लड़कियों के वर्ग में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। बिहार के गया जिले के ऋषिपाल आजाद और औरंगाबाद जिले की खुशी कुमारी का चयन किया गया है वॉलीबॉल टीम में। तो गया जिले के ऋषिपाल आजाद को औरंगाबाद जिले की खुशी कुमारी का चयन कर लिया गया है वॉलीबॉल टीम में। आगे देख लेते हैं कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में दरभंगा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने 1 कांस्य के साथ 115वें स्थान पर रहा। तो जो दरभंगा का ललित नारायण यूनिवर्सिटी है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 115 स्थान पर रहा और 1 कांस्य पदक जीता है। अगला है कि बिहार के शटलर हैं प्रमोद भगत, इन्होंने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ 5वां विश्व खिताब हासिल किए हैं। तो बिहार के शटलर प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 5वां विश्व खिताब अपने नाम कर लिया है।
आगे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के अररिया जिला के खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। तो अररिया जिला के रहने वाले हैं खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं, पैरा एशियन गेम्स 2023 में हाई जंप स्पर्धा T63 में बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है पैरा एशियन गेम्स 2023 में। पैरा एशियन गेम्स 2023 में बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ है 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और बिहार के गोपालगंज जिले के दुर्गा सिंह ने अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो गोपालगंज के रहने वाले हैं दुर्गा सिंह, इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीत लिया है 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कहाँ हुआ था, तमिलनाडु। और कुल पदक जीता गया है बिहार के द्वारा 11। आगे है कि 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के शानवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीता। तो 60वीं जो रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप हो रहा था, तो उसमें बिहार के शानवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है कि 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो में सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है। तो जूनियर ताइक्वांडो में सुमन कुमार ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट है, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में बधिर पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार को स्वर्ण पदक मिला है। तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में बधिर पुरुष वर्ग में किसको मिला स्वर्ण पदक, तो अभिषेक कुमार को। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 की वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 रजत के साथ 8 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीत लिए। तो नेशनल स्कूल गेम्स जो आयोजित हुआ था उसमें बिहार ने 10 पदक जीता है, जिसमें से 10 में से 2 रजत हैं और 8 कांस्य हैं। नेक्स्ट है कि 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो नेशनल स्कूल गेम्स हुआ था इसके पहले 66 नंबर का, उसमें 14 स्थान था प्राप्त। अभी जो 67 वाला हुआ है उसमें बिहार ने 10 पदक जीता है। और उसका आयोजन कहाँ हुआ था 67 स्कूल गेम्स का, तो झारखंड में। आगे देखते हैं कि बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजना कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। तो भाला फेंक में जमुई की रहने वाले अंजनी कुमारी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 में। और इसका आयोजन हुआ था इंडिया ग्रैंड प्रिक्स का कहाँ पे, तो इसका हुआ था बेंगलुरु में और इसको जीत लिया है अंजनी कुमारी ने इस भाला फेंक में स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने जीते हैं 5 पदक। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने 5 पदक जीते हैं, जिसमें तमिलनाडु में आयोजित हुआ था 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार का स्थान 21वां रहा है। तो जो 6वां नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसमें बिहार का स्थान 21वां रहा है और बिहार ने 5 पदक जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ है कहाँ, तमिलनाडु में। और बिहार ने 5 पदकों के साथ कितने नंबर पे रहा है, तो 21 नंबर पे रहा है। बिहार ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है। आरा के शुभम कुमार ने तीरंदाजी में और गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। आरा के रहने वाले हैं शुभम कुमार, इन्होंने तीरंदाजी में और गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो 24 से पहले जो 2023 में हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। 24 वाला कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ। तो 2023 में जो मध्य प्रदेश में हुआ था उसमें बिहार ने कितना पदक जीता था, तो बिहार ने 7 पदक जीता था और इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, 5 पदक हुआ है। और बिहार का स्थान उस टाइम कहाँ रहा, कितना रहा था, तो 24वां रहा था और इस बार कितना है 24 में, तो 21वां है। बिहार ने कुल 7 पदक जीते थे, जिनमें से 1 स्वर्ण थे, 1 रजत थे और 5 कांस्य थे, जबकि इस बार 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य है। और पिछली बार क्या हुआ था, 1 स्वर्ण 1 रजत के और 5 कांस्य के साथ 7 पदक जीते थे। आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीते थे। आगे है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो हुआ उसमें बिहार ने जीते हैं कितने, तो 9 पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार ने 9 पदक जीते हैं।
और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार का स्थान रहा है 22 और बिहार ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। अगला है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में बिहार ने जीते 8 पदक। तो 37वां जो राष्ट्रीय खेल था वो कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। इसका आयोजन 37वां राष्ट्रीय खेल का कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? 30वां। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ, इसमें बिहार का स्थान 30वां रहा है और बिहार ने कुल 8 पदक जीता, जिनमें से 3 रजत जीता और 5 कांस्य जीते हैं। आरा के शुभम कुमार ने तीरंदाजी में और गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं और बिहार के आरा जिले के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। तो शुभम कुमार ने तीरंदाजी में और गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वहीं बिहार के आरा जिले के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में क्या है? रजत पदक जीते हैं। अगला है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। तो इसको देख लेते हैं। इसमें बिहार ने मात्र 2 पदक जीते थे और यह 36वां कहाँ आयोजित हुआ था? गुजरात में। और 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार का स्थान 31वां था और इस बार 30वां रहा है और पिछली बार 31वां था। बिहार ने कुल 2 पदक जीते थे और दोनों के दोनों कांस्य थे। इसमें रग्बी सैन्य प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला टीम ने दिल्ली को हरा करके कांस्य पदक जीता था और बिहार का नेट बॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता था। तो अब खत्म हम लोग कर देते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है जिला आधारित करंट अफेयर्स, तो इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग तब तक से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम नज़दीक है। और कोई टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।